जब वीर भगत सिंह दत्त को दिया फांसी का हुक्म सुना, उसके होने वाली नार को किसी ने गांव में दिया बता। गाड़ी में अंधा मंगता गा रहा था, पर मैंने मंगते की मुंह की तरफ देखा, लेकिन स्टेशन आ जाने की वजह से वो इस डब्बे में से उतरकर दूसरे में जा चढ़ा। अब मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आने लगा, जब किसी ने गांव में जाकर बताया होगा, तब भगत सिंह की मंगेतर के दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने डब्बे की खिड़की में से बाहर देखा। ऐसे लगता था जैसे सामने के खेतों में उगी हुई फसलें और दरख्तों की कतारें भागी जा रही हैं। इसी तेजी से ख्यालात मेरे दिल में दौड़ने लगे। मेरी कल्पना दूर के उफक से भी दूर गांव के कच्चे कोठे में बैठी चरखा काटती हुई एक खूबसूरत औरत को ढूंढने लगी। चुपचाप मैं इसके मुंह की तरफ देखने लगी। क्या कहती हो? वो बोली। तुमने कैसे उम्र गुजारी? मैंने पूछा। मुझे उसकी इज्जत का पास था। लोगों ने तो कह देना था ये भगत सिंह की मंगेतर है। मैं कैसे हौसला छोड़ती। मैंने मेहनत मजदूरी की, लोगों की कपास बीनी, सूत काता, उनके दाने पीसे, घरों की लेपाई की, घास छीली और इस तरह अपना वक्त गुजारा। क्यों? तेरे माँ बाप को तेरा ख्याल नहीं था? मैंने पूछा। कौन सा 6 महीने की बात थी कि मैं उन पर बोझ बनी रहती। ये तो उम्रों का मामला था। और फिर उन्होंने तो उसी को सुना था जो अपने कर्जों को अधूरा ही छोड़ चला गया था। तुमने सरकार से मदद मांग लेनी थी। मैंने उदास होकर कहा। मैं उसकी मंगेतर होकर किसी के आगे हाथ फैलाती, ये मुझसे हो नहीं सकता था। उसका ईमान, उसका हौसला, उसके मिजाज की पुख्तगी देखकर मेरा दिल किया इस अजीम औरत के पांव छू लूं। बीती हुई उम्र की परतें उतार कर वो भरपूर जवान लड़की बनकर मेरी याद के झरोखे में दमकती हुई खड़ी हो गई। सुना है उसके गांव में उसकी याद मना रहे हैं। तुम जाओगी? मैंने पूछा। मैं इसके गांव में भला कैसे जा सकती हूँ? उसने तो बाजे गाजों के साथ सहरा बांध कर मुझे लेने के लिए आना था ना। वो आया नहीं, फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, मैंने कहा। तुम्हें पुरानी लगती होगी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो, जब एक दिन दिए जलाते वक्त वो हमारे गांव में आया था। बाहर कुएं पर खड़े होकर उसने एक बच्चे के हाथ मुझे संदेशा भेजा था। मैं शर्माती सबसे चोरी वहां आ गई। कहने लगा, तुम फिक्र न करना, अभी मुझे ज़रूरी काम है। जब भी ब्याह किया मैं तेरे ही से करूँगा। मैं जल्द ही आऊँगा। वो चला गया और तब से अब तक नहीं आया। उस वक्त मुझे एक रूसी गीत याद आया कि हमारा घर ए सजनी इतनी दूर तो नहीं था कि उम्र भर आ न सके। इन लफ्ज़ों की तड़प, उनका दर्द मैं इसके चेहरे पर ढूंढ रही थी, जो जिंदगी भर उसका इंतज़ार करती रही, जो फिर कभी लौट कर नहीं आया। तुम इन दर्दों की टीस क्या जानो, वो आंखें भर कर बोली। वो आंसू बह निकले। मुझे लगा जैसे वो कह रही हो, ये कैसी रे धरती कांटों भरी, ये कैसे रे जीवन के सोने टापो मेरे सांस सूखते जा रहे। रब तुझे लंबी उम्र बख्शे। उसके मरझाए हुए चेहरे की तरफ देखकर मैंने कहा। वो डरी हुई सी ऐसे चौंकी जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो। फिर दर्द भरी आवाज में कहा,
लंबी उम्र की मेरी ख्वाहिश नहीं, उम्र के तो ये दिन भी ख़त्म नहीं हो पा रहे। उसकी उदासी मुझसे देखी ना गई। बात बदलने के लिए मैंने कहा, तू मेरे साथ शहर चल, मेरी बहन की शादी है, 2-4 दिन अच्छे निकल जाएंगे। नहीं, मैं ब्याह में नहीं जा सकती, वो बोली। क्यों? मैंने पूछा। खुशियों के मौके मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ऐसे मौक़ों पर मैं बहुत थक जाती हूँ। अब मुझसे अपने गम घड़ी पल के लिए भी दूर नहीं किए जाते। मुझे इनके साथ रहने की आदत हो गई है। एक बात बताओगी? उसने बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखा। हाँ, पूछो, मैंने कहा। क्या सच में कोई अगला जन्म भी होता है? बेचारी, मेरे दिल ने कहा। हाँ, ज़रूर होता है, मैंने कह दिया। ये सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुरा पड़ी। क्या अभी तक वो तुम्हें याद है? मैंने पूछा। हाँ, हर घड़ी, हर पल मुझे वो याद रहता है। कभी कभी तो बड़ा मन करता है कि कोई आकर बताए कि नहीं, वो मरा नहीं, उसे फांसी नहीं दी गई, वो जिंदा है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर कहीं से वो सचमुच वापस आ जाए, मैं उससे कहूँ, कह इन तकदीरों को, यूं ना दूर रहे, मैं भी किसी की बेटी रे, मैं भी किसी की बहन। लेकिन इन तकदीरों के पास मेरे लिए रखा क्या है? वो उदास होकर बोली, अब तो भगत सिंह के सपने पूरे हो रहे हैं। देख, देश कैसे तरक्की की तरफ जा रहा है। तू भी इसमें अपना हिस्सा डाल। देख, नया साल आ रहा है, कोई नया कदम उठा, मैंने कहा। इसका मुंह बुझ गया और वो चुपचाप मेरी तरफ यूं देखने लगी जैसे कह रही हो, पिछला बरस रो के चला गया, अगला भी उदास खड़ा है। किसी मनी ने श्राप दिया, तुमने फिर ना पूछी बात। तुम क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। रात की रानी मुझे पूछती, कहाँ री चली गई तुम्हारी रात की नींदें, कहाँ गुम हो गई तुम्हारी सूरतें। मैं बार बार तुमसे पूछती हूँ, कौन भरेगा मेरी कहानी का हंकारा, कौन बनेगा रे मेरे दुखों का साथी। मैंने इसके मुंह की तरफ देखा। इस कॉल के आगे मैंने सर झुका दिया। नानक सत्या जाहीन, जय बरहूं चोट मरन। मैंने दरमियान से देखा कि इसकी कमीज पर भी पेवन लगे हुए थे। मुझे धक्का सा लगा। तुमने उसे देखा था? वो अब भी उसी के बारे में सोच रही थी। नहीं, वो बड़ा खूबसूरत था, वो बोली। हमारे गांव की सारी लड़कियों के मर्दों से ज़्यादा खूबसूरत। और इसके बाद उसका गला भर गया। फिर जैसे वो खुद से बातें करने लगी, मैं आते जाते मेहमानों के चेहरों की तरफ देखती, कोई करे रे तेरी बात। मैं कन्या कंवारी खड़ी इंतज़ार करूं, उसे कोई संदेशा भेज। क्या सोच रही हो सोनिए? मैंने पूछा। वो अपने हाथों की लकीरों की तरफ ध्यान से देखने लगी, जैसे कह रही हो, माँ अपनी से मैं पूछती बेटी की कैसी किस्मत लिखाई। मैं इसकी तरफ देखती रही। एक लौ जलती थी इसकी आंखों में, एक कहर बरसता था इसकी नज़रों से। मुझे लगा जैसे वो एक नागिन बनकर फुंकार रही हो, भगत सिंह के कातलों को जैसे इस वक्त टस लेना चाहती हो, जैसे सब कुछ तोड़ फोड़ कर मसल देना चाहती हो। फिर इसने पलकें झुका ली, जैसे कह रही हो, मैं भला क्या कर सकती हूँ। तुम नाउमीद ना होना। भगत सिंह तेरा ही नहीं था, वो हमारे सबका था। इसकी मौत का दुख तुझे ही नहीं, सारे देश को है। हम उसे भूले नहीं। हमें तो तू भी याद है। ये सुनते ही इसकी आंखें भर आईं और आंसू गिराती हुई मेरी कल्पना की तरफ वापस मुड़ने को हुई। मुझे लगा ज़मीन और आसमान भी सोचते कि क्या दे तसल्ली। इतने में एक झटके के साथ गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। वो मंगता अब फिर
डब्बे के सामने से गाता हुआ जा रहा था। जब वीर भगत सिंह दत्त को दिया फांसी का हुक्म सुना, उसके होने वाली नार को किसी ने गांव में दिया बता। आज की कहानी इतनी ही थी। दुख तोले जाते तो मनों के हिसाब बिकते। हर इंसान का दुख साझा, हर इंसान का दर्द एक। महसूस करो तो आप किसी का दर्द महसूस कर सकते हो, चाहे वो भी है भी नहीं, लेकिन वो जो दुख उसने सहा था वो हमेशा रह जाएगा इस धरती पे बोझ की तरह। दूसरों को दुख देकर फायदा नहीं, दूसरों के दुख बांट लो जितना बांट सको। फिर मिलेंगे किसी कहानी के साथ। आज के लिए इजाज़त, रब राखा।